नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर और साथ ही साथ कई सारे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए टॉपिक्स को लेकर भी, जिसमें चर्चा होती है अलग अलग जानकारों से और उनसे हम चर्चा करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर आपको और बेहतर पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए और ज़्यादा बेहतर समझ देने के लिए कि आपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं, उन पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना सवाल सीधे सीधे पूछ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, फेसबुक और एक्स के जरिए, यानी कि ट्विटर के जरिए, फॉर्मर ट्विटर के जरिए आप आस्क आवाज़ योर मनी ये हैशटैग यूज़ करके सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। आज हमारे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट सर ऑफिस में, स्टूडियो में मौजूद हैं। विरल सर से हम बातचीत करेंगे आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आमतौर पे हमने सुना होगा SWP, पहले तो SIP वर्ड बहुत प्रचलन में आया, फिर वहाँ से प्रचलन बढ़ के SWP की तरफ गया, लेकिन अब SWP से भी बढ़कर जो प्रचलन है वो IDCW की तरफ आ रहा है। तो विरल सर ही पहले तो इस पर क्लैरिटी देंगे ये होता क्या है। SIP को आमतौर पे जो लोग नहीं समझ पाते हैं SIP को, उनको लगता है कि SIP कोई तरीका है करने का, मतलब अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है हमने SIP कर ली। SIP एक माध्यम है, SIP कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एक माध्यम है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालने का। आप चाहे शेयर में डालें, चाहे म्यूचुअल फंड में डालें। फिर आता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP, जिसकी बात हमने अक्सर की भी है कि आप कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और अब बारी आती है IDCW की। तो स्लोली एंड स्टेडली विरल सर, फाइनेंशियल मार्केट का एवोल्यूशन जैसे जैसे हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट, नए नए मैकेनिज्म भी आ रहे हैं। SIP तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, जैसे जब से शुरू हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ही फेरबदल आ गया। फिर SWP अब एक, क्योंकि लोग रिटायरमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पेशली 90s 80s के जो लोग हैं वो। सो अब SWP के साथ साथ IDCW क्या है ये और कैसे इसको डिफ़र करें हम? शुक्रिया सुमित जी, आपने शो पे बुलाया। यानी सही कहा आपने सुमित जी। देखिए, SIP ये एक इन्वेस्टमेंट करने का एक ज़रिया है, एक स्ट्रेटजी है। सिमिलरली SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, यहाँ पे हम निवेश नहीं कर रहे हैं, हमने जो निवेश किया है, जो रिटर्न मिला है, उसको हम निकाल रहे हैं सिस्टमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे एक हम कैश फ्लो बनाना यानी विड्रॉवल लेना। तो विड्रॉवल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्ट्रेटजी अवेलेबल है मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें एक आता है IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल ऑप्शन, जो पहले उसका नाम था डिविडेंड पे आउट। तो जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, अमूमन दो ऑप्शंस रहते हैं, एक ग्रोथ ऑप्शन रहता है और एक डिविडेंड ऑप्शन रहता है। ये जो डिविडेंड ऑप्शन है, वो डिविडेंड का नाम बदलकर सेबी ने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल ऑप्शन कर दिया, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि ये जो डिविडेंड भी मिलता था पहले, डिविडेंड ऑप्शन के अंदर जो डिविडेंड मिलता था, वो एक्चुअली ओवर एंड अबव रिटर्न्स नहीं था, वो आपका जो प्रिंसिपल प्लस रिटर्न था, उसमें से ही विड्रॉवल कर कर आपको वो लोग डिविडेंड करके दे रहे थे। तो एडिशनल कुछ नहीं था, आपका ही पैसा जो रिटर्न्स आपका जमा हुआ है वो निकाल कर दे रहे थे। अभी उसका, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन होता था लोगों को, इसके लिए सेबी ने उसका नाम चेंज कर कर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल ऑप्शन कर दिया, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आज कहने की बात यह है कि एक IDCW ऑप्शन अवेलेबल है लोगों के लिए रेगुलर विड्रॉवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक है SWP, जिसको सुमित जी ने कहा कि रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रचलित है, जहां पे लोग अपनी एक अमाउंट निश्चित कर सकते हैं SWP में। बट IDCW में हमको अमाउंट निश्चित नहीं करनी है। अगर हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया तो एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जब भी आपका रिजर्व सरप्लस हुआ, आपके रिटर्न्स मिले, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है तो आपको वो म्यूचुअल फंड हाउस आपको वो पैसा आपके अकाउंट में डाल देगी। तो आमतौर पे एक लंबी अवधि तक अगर हमने किसी एक फंड में पैसा डाला है तो सिस्टमैटिक विड्रॉल पहले क्या आता है कि आप उस फंड से पैसा निकाल के उसमें निवेश कर सकते हैं या फिर रिटायरमेंट प्लान अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। IDCW में अगर मान लीजिए मेरी 100 रुपये की NAV है, तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद कैसे रीड करूंगा मैं उसको? क्या वो मेरे ही पैसे को एडजस्ट करके मुझे वापस दे देंगे? हाँ, तो जैसे SWP में आपका पैसा 100 रुपये से मान के चलो 110 रुपया हुआ,
और 110 जब हो गया तभी आप निश्चित करते हैं कि मुझे उसमें से हर महीने 1-1 रुपया निकालना है, बराबर है। तो वो आपने उनको बोल दिया तो वो 1-1 रुपया आपके अकाउंट में आते जाएगा और वो बढ़ता भी जाएगा और 1-1 रुपया भी आता जाएगा। अभी IDCW में क्या होता है कि आप जब भी आपका पैसा 100 रुपये से 110 हुआ तो आप नहीं बोल सकते कि भाई मुझे वो 1-1 रुपया मिलेगा या 1-1 रुपया आप दे सकते हो क्या। वो शायद से डिसाइड करेगा कि हाँ आपने IDCW ऑप्शन लिया है तो मैं आपको 2 रुपया ये पर्टिकुलर महीने में देता हूं। फिर शायद से थोड़े टाइम के बाद आपको और 2 रुपया वो दे सकता है या 1 रुपया भी दे सकता है। कोई अमाउंट निश्चित नहीं है इसके अंदर। तो ज़्यादा बेहतर क्या है? अगर मान लीजिए एक मैं नया निवेशक हूं और मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी है, सो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा? मैं किसको ऑप्ट करूं और IDCW किन के लिए ज़्यादा बेहतर है? बढ़िया क्वेश्चन है सुमित जी। 4 बातों के ऊपर ध्यान रखूंगा मैं इसके ऊपर और उसका आंसर आपको मिलेगा। पहले तो कैश फ्लो, दोनों का कैश फ्लो में मिलने का अंतर अलग अलग है। IDCW में आपको रेगुलरली आपको कैश फ्लो मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर आप आशा रखते हो या आपकी ऐसी सोच है कि मुझे रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको IDCW में नहीं जाना चाहिए, आपको SWP में जाना चाहिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अगर कहूँगा कि SWP फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब भी आपको उसको स्टॉप करना है, जब भी आपको अमाउंट बढ़ानी है तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी SWP में ले सकते हो, IDCW में नहीं ले सकते। फिर आती है NAV और यूनिट्स। उसकी NAV और यूनिट्स में भी फर्क होंगे, क्योंकि देखिए आपका SWP में यूनिट्स आपके कम होते जाएंगे और इसके अंदर यूनिट्स कुछ कम नहीं होंगे। आपका जो बोनस आपको जो ऐड हुआ रहेगा, ये रिटर्न जो आपको मिला रहेगा वो आपको निकाल कर आपके म्यूचुअल फंड कंपनी आपको देंगे। और एक चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड, अगर आपका पूरे साल का डिविडेंड 5,000 से ज्यादा होता है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटती है। और अगर आपका इनकम टैक्स में अगर कोई भी आपको रिटर्न में आपको कोई भी टैक्स नहीं भरने आता है तो आपको वो रिफंड लेने के लिए फिर वो 15G 15H फॉर्म देना पड़ता है। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू में IDCW में TDS कटता है 5,000 से अगर ज्यादा आपका आया तो अमाउंट, और SWP में एज पर कैपिटल गेन टैक्स अगर आपका पूरे साल के अंदर 1 लाख से नीचे हुआ तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। 1 लाख के ऊपर गया तो जैसे इक्विटी का टैक्सेशन है म्यूचुअल फंड में वो लागू होता है। तो कुछ प्लान्स, कुछ तरीके, कुछ फीचर्स जिनको आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप SWP में पैसा डाल रहे हैं, IDCW में पैसा डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इन फेरबदलों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे भी इस पर हम बातचीत और करेंगे। हमारे साथ मुकेश सर मौजूद हैं गुजरात से बातचीत करने के लिए। मुकेश मजूमदार जी हैं। मुकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? बस I have invested in so many funds since 2005-6 onwards. Okay. In that I have invested in infra. That infra belongs to Aditya, HDFC, Kotak, Sundaram and UTI. Okay. That amounts to nearly more than 1 lakh. Okay. So, and the remaining some of the are hybrid flexi funds, all that. So now we are the senior citizen, aged 70, 66. Okay. So I want to have some lesser portfolio. So which fund will be better to switch on? Okay. मुकेश सर, आप 2005 से मार्केट में है, राइट? Yeah, 2005-6 onwards. तो करीब करीब 20 साल आप बाजार में देख चुके हैं, एग्री? Yeah. तो सर कैसा लगा आपको ये 20 साल का सफर? क्योंकि आपने तो बहुत कुछ देखा है मार्केट में, सरकारों के फेरबदल, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। Yeah, but at that time I don't require any money, so I invested in mutual fund and equity also, and fixed deposit, NSS, NSC also. चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुकेश सर इतना पेशेंटली बने रहने के लिए और बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट को समझने के लिए, और उस समय म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए जब शहरी लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा सुना भी हो। क्या कहेंगे विरल सर? 70 साल की उम्र है, उनके कई सारे फंड्स में निवेश है, वो आपको भेज भी रखे हैं। अब वो किन फंड से निकलें, कहाँ पर निवेश करें, क्या करें अपने फंड्स में? पहले तो सुमित जी, मुकेश जी को बधाई देना चाहूँगा। इतने साल मार्केट में वो रहे, एक वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है और कैसे बन सकती है उसका जीता जागता उदाहरण मुकेश जी दे रहे हैं।
देखिए वो कुछ बातें समझते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। अभी उन्होंने, जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 16-17 स्कीम्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसे जो स्कीम्स की मैं नाम देख रहा था उसे लगता है कि जो NFO न्यू फंड ऑफर्स आते गए और वो तरीके से जैसे जैसे वो आते गए उन्होंने वैसे उनका पोर्टफोलियो बिल्टअप करना स्टार्ट किया। अभी बहुत साल हो गए, उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज पर आने के बाद आपको आपका इक्विटी का एक्सपोजर कम करना चाहिए, डेट का एक्सपोजर ज़्यादा करना चाहिए या तो बैलेंस में रहना चाहिए। पहले तो मैं कुछ 8 स्कीम्स हैं उनको सजेस्ट करूंगा कि उसमें से निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स एक ही एमसीज के 2-3 फंड्स उन्होंने लेकर रखे हैं। एक ही कैटेगरीज, जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी कह रहे थे, उसके ही कम से कम 3 से 4 फंड्स उन्होंने लेके रखे हैं। तो पोर्टफोलियो को डेफिनेटली कम करना चाहिए, वो भी उनका सुझाव तो है ही कि कम करना है। तो कम से कम 7-8 स्कीम्स हो पोर्टफोलियो में तो आप उसको देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन का एक पॉइंट है। डाइवर्सिफिकेशन सही है बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो रिडेम्पशंस कौन से करना है मैं बताऊंगा। एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा जो फंड ऑफ फंड है वहां से निकल जाइए। कोटक इंडो वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से निकल जाइए। सेबी मैग्नम मिड कैप फंड जो है वहां से निकल जाइए। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड से निकल जाइए। UTF फ्लेक्सी कैप से निकल जाइए। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड से निकल जाइए। HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से निकल जाइए और आदित्य बिरला का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें से निकल जाइए। इसके अलावा ये जो 8 स्कीम मैंने कही वो रिडेम्पशंस करने की स्कीम है, उसमें से निकल जाइए और बाकी की जो स्कीमें हैं उसमें ही पैसे बना के रखिए, उसमें ही ऐड कर दीजिए जो रिडेम्पशन अमाउंट आएगी। ग्रोथ ऑप्शन में ही रहिए, क्योंकि IDCW के बारे में बताया अभी, वो आपको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। ग्रोथ ऑप्शन में रहिए और ये भी सोचिए कि ये एज पे आपको इतना इक्विटी एक्सपोजर सही लग रहा है, या तो आप आपके जो पैसे से आप क्या करने वाले हैं। अगर आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को पास करने वाले हैं तो ठीक है, बढ़िया है, कंटिन्यू रहिए, बट हाँ फंड्स को कम करिए। तो थोड़ा सा फंड्स को आप कंट्रोल करिए और थोड़ा कमांड कीजिए और बाकी आप अपनी पोजीशन से बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको रणनीति बताई गई है, आप अकॉर्डिंगली फॉलो करिए। और साथ साथ एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने लंबे समय तक पेशेंटली बने रहने के लिए। अब गुजरात चलते हैं, गुड़गांव। वहाँ पर हमारे साथ दीप्ति जी मौजूद हैं। दीप्ति जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो सुमित, सो माय क्वेश्चन इज कि नमस्कार, मैंने अभी आपको अपने एक्चुअल्स बताए हैं जो मैं SIP कर रही हूँ म्यूचुअल फंड की। करंटली आई एम 43, आई एम लुकिंग टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ 5 CR। आई नो बहुत एस्पिरेशनली हाई है एंड बट आई वांट टू अंडरस्टैंड रीबैलेंसिंग एंड आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसी रेट पे चलती रही तो वेयर विल और व्हाट विल इट अमाउंट टू एट 58। तो दीप्ति जी आपने शुरुआत कब से की है पोर्टफोलियो में पैसा डालने की, बाजार में या फंड्स में? मैंने पहले भी किया था बट ऑब्वियसली कुछ एक्सपेंस था जिससे जैसे आई हैड टू विथड्रॉ एंड आई रीस्टार्टेड। सो आई रीस्टार्टेड अराउंड 3 years बैक अगेन। पोस्ट कोविड, राइट? हाँ, पोस्ट कोविड। ओके, तो अभी आपकी जो SIP है, अगर आपको विरल सर बोलें तो क्या आप उसे स्टेप अप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो विद टाइम? हाँ, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि उसे स्टेप अप करना पड़ेगा। ओके, तो विरल सर इनकी एज उन्होंने बताई और करीब 46,000 रुपए के आसपास की SIP इनकी चल रही है जो स्टेप अप भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 7 लाख का है, 15 साल में 5 करोड़ का कॉर्पस ये चाह रही हैं। 2 ये एस्पिरेशनल है, लेकिन अगर ऐसा स्टेप अप किया जाए तो शायद पॉसिबल भी है। आप क्या राय रख रहे हो, क्या करें? देखिए, पहले तो टोटल 9 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। थोड़े पोर्टफोलियो पे बात करूंगा मैं। 9 फंड्स में से 3 फंड्स जो उन्होंने लिए हैं वो ब्लू चिप लार्ज कैप टूवर्ड्स इंक्लिनेशन रखा हुआ है। तो सजेशन ये है, डाइवर्सिफाइड करना बहुत ज़रूरी है। 3 फंड्स, 9 फंड में से 3 फंड्स लार्ज कैप में रखना, तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न बनेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर हम कुछ एक टारगेट लेकर चल रहे हैं तो ये 3 फंड में से निकलकर आप लार्ज कैप, मिड कैप और एक स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप लंबे अवधि तक 15 साल तक आप देख रहे हैं तो एक स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। अभी रही बात आपके गोल की, आपको 15 सालों में 5 करोड़ हासिल करने हैं, तो मैं ये कहूँगा क्रिकेट के एनालॉजी में कि आप 50 तो बना पाएंगे बट 100 नहीं बना पाएंगे, यानी सेंचुरी नहीं लगा पाएंगे। उसका मतलब ये है कि आप कम से कम ये आने वाले 15 सालों में आपके 46,000 की SIP से 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस जमा कर पाएंगे, यानी हाफ ऑफ
आपका जो अचीवमेंट टारगेट है उससे, यानी 5 करोड़ के बदले आप 2.5 करोड़ हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से। अगर आपको 5 करोड़ हासिल करना है आने वाले 15 सालों में, डेफिनेटली सुमित जी ने ऑलरेडी कहा ही कि स्टेप अप करना होगा। तो कम से कम आपको यहाँ से SIP की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। 92,000 की अगर आप SIP करते हैं तो 12% अनुमान से आप 5 करोड़ का टारगेट हासिल कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा स्टेप अप कीजिए दीप्ति मैम, और फंड्स में भी कुछ फेरबदल की बातचीत आपको बताई है विरल सर ने, आप अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। सुनने में बहुत बड़ा नंबर है 92,000, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन विद टाइम अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट में रहते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप एक समय बिता लेते हो तो अपने आप ही आपको रिटर्न भी एडजस्ट होते हैं और आपका कॉर्पस भी एडजस्ट होता है अकॉर्डिंगली, तो आप धीरे धीरे SIP के जरिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा समय दीजिए, चीज़ें बेटर होंगी और आप अपनी SIP को भी थोड़ा स्टेप अप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं जो हमारे साथ अलग अलग माध्यमों से मौजूद हैं। सौरभ जी हैं हमारे साथ पुणे से बातचीत करने के लिए। सौरभ जी नमस्कार। नमस्ते सुमित जी। नमस्कार सौरभ जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भेजा हुआ है जी। मैं एक्चुअली 2006 से थ्रू वेरियस मींस में SIP कर रहा था इन वेरियस म्यूचुअल फंड। तो ICI और वो कॉर्पस मेरा इकट्ठा हुआ है, तो वो कॉर्पस की वैल्यू आज की तारीख में 46 लाख है। अभी मेरी सारी SIP मैंने स्टॉप की हुई है फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। ओके, तो इसकी वजह क्या है सौरभ जी? नहीं, एक्चुअली मेरे को जो कॉर्पस इकट्ठा करना था ऑलमोस्ट 50 लाख का फॉर माय डॉटर्स एजुकेशन। ओके, तो 46 लाख इकट्ठा हुआ और 4 लाख मेरे पास इन कैश अवेलेबल है। तो ये कॉर्पस मेरा इकट्ठा हो गया 50 लाख। एक्चुअली उसके बाद मेरे को नेक्स्ट गोल मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग का था, जो मैं स्टार्ट करना चाहता था वो स्टार्ट कर नहीं पाया। तो इस कॉर्पस के लिए मेरा SIP क्लोज हो गया। नया कॉर्पस मेरे को अपना रिटायरमेंट के लिए नया SIP ओपन करना है। तो मेरे क्वेश्चन 2 थे। जो करंट कॉर्पस है 46 लाख का, मेरे को ये पैसे 3 साल बाद जरूरत होगी। ओके, तो इसको मैं अभी इसी में इन्वेस्टेड रहूं या कहीं और मूव कर दूं? और जो 4 लाख रुपए जो इस क्वार्टर के लिए है मेरे पास कैश में, वो कहाँ इन्वेस्ट करूं? वो आपके रिटायरमेंट के लिए होंगे, राइट? नहीं, वो ये 50 लाख से कॉर्पस में 46 प्लस आप एक नया 25,000 रुपए का SIP अपने रिटायरमेंट के लिए चाह रहे हैं। हाँ करेक्ट। ओके, तो सौरभ जी आपने कहा 2006-2005 से आप निवेशित हैं, अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी उम्र 46 है। तो मतलब आप 20 साल से उम्र से 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? राइट। चलिए बहुत बढ़िया। और आपने जो SIP रोकी है पिछले 4 महीने से, उसकी वजह? एक्चुअली कुछ ये जो 4 लाख का कॉर्पस जो इकट्ठा हुआ है वो एक्चुअली SIP स्टॉप करके हुआ था। ओके, तो क्योंकि मेरे को थोड़ा अभी मुझे लगा मार्केट को देख के आपने फैसला ले लिया कि बाजार बहुत तेज है। नहीं, मार्केट को देख के अगर फैसला लेता तो मैं SIP पहले भी स्टॉप कर देता। चलिए बहुत अच्छी सोच है सौरभ ने। ये SIPs ने मेरे को 15% रिटर्न दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो विरल सर, सवाल 2 हिस्सों में है। पहला, 46 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी है, 3 साल बाद उसमें इनकी डॉटर की एजुकेशन के लिए ये पूंजी चाह रहे हैं, वो पूरा 50 भी करना चाह रहे हैं, तो एडिशनल 4 लाख जो है उसको कहाँ डालें और ये क्या यहीं रहें, फंड्स में फेरबदल करें? ये एक हिस्सा है क्वेश्चन का, इसे ख़त्म करते हैं। दूसरे हिस्से में रिटायरमेंट चाह रहे हैं 25,000 रुपये के आसपास का, उसके लिए SIP करेंगे, वो कॉर्पस आगे आप रेडी करके बताएं। तो इनके लिए दोनों हिस्सों में कैसे आप इसे रीड करेंगे? सुमित जी, सौरभ जी की तारीफ करनी होगी। ये भी काफ़ी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन समझदारी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि हाँ, थोड़ा सा डेफिनेटली उनका जो गोल है, गोल की कंसर्न इतनी सीरियस वाली है जिसकी वजह से शायद से उन्होंने SIP स्टॉप की और कुछ अमाउंट उन्होंने ऐसा सोचा कि रखते हैं और वो हिसाब से करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे लगता है 3 साल अगर हमको पार्टिसिपेट होना है ये मार्केट कंडीशन में, ये स्टॉक मार्केट के कंडीशन में, तो एक हाइब्रिड कैटेगरी जो होती है म्यूचुअल फंड में, जिसमें एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी, इक्विटी सेविंग टाइप ऑफ फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड, अगर 3 साल का टारगेट है तो मैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और इक्विटी सेविंग फंड वाले जो कैटेगरी वाले फंड है उसमें आप डेफिनेटली ये एक्सपोजर ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं क्योंकि उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो करीबन 8 से 9% रहा है और इक्विटी, डेट, आर्बिट्राज सभी का मिश्रण उसमें रहता है। रिस्क प्योर इक्विटी जैसा नहीं रहता है। तो ये जो पूरा आपको एक्सपोजर लेना है 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आप ऐसे वाले कैटेगरी फंड्स में रख सकते हैं। टैक्स एफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हाइब्रिड फंड्स आपको काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए, अगर आप उसको 3 साल का टारगेट लेकर चलते हैं तो।
रही बात 25,000 SIP के रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कुछ 5 फंड मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा। 5 फंड्स में आप आपका ये जो 25,000 है, 5,000 करके आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कॉन्ट वैल्यू फंड, दूसरा है HDFC का फोकस फंड, तीसरा फंड है महिंद्रा लार्ज एंड मिड कैप फंड, चौथा है टाटा का मल्टी एसेट फंड और पांचवा है कैनरा का वैल्यू फंड। ये 5 फंड में 5-5 हज़ार करके आप 25,000 की SIP रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉर्पस बना सकते हैं। तो आपके लिए अलग अलग फंड्स का चुनाव किया गया है और आप ऊपर देख भी पा रहे हैं कि 25,000 रुपये की SIP के लिए कौन से फंड होंगे और आपके पहले सवाल के लिए कौन कौन से फंड होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली दोनों में अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और सौरभ जी, एक मतलब अपलॉड है आपके लिए कि आप 20 साल से मार्केट में रहे। आपने बहुत ही शानदार बात कही कि जैसे ही बाजार में तेज़ी आती है, अगर उसमें SIP बंद कर दी जाए तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया होता। ये बात बिल्कुल सही है, मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, इसलिए बने रहना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आगे विरल सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम और भी बात करेंगे और कुछ ही देर में कुछ और फंडास भी हैं म्यूचुअल फंड की, उनके भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं योर मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं विरल सर से और उनसे दिलवा रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज हमने चुना था उस पर भी हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात की। अब एक और सवाल लेते हैं जो कि ईमेल के जरिए आया है गया से। संजीव कुमार जी का सवाल है। वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, 34 साल उनकी उम्र है और उन्होंने करीब 16,000 रुपये के आसपास की SIP कर रखी है। पोर्टफोलियो में 2 टैक्स सेविंग फंड्स हैं, ऑब्वियसली क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी तो रखते ही हैं, और पोर्टफोलियो का एक रिव्यू मांग रहे हैं। तो कितना बैलेंस पोर्टफोलियो आपको दिखाई पड़ रहा है विरल सर इनका? पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड है, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है। 16,000 की SIP चल रही है, 8 फंड्स उनके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। डेफिनेटली आप ये 8 फंड्स को यहाँ से 10 से 15 साल का टारगेट रखिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और ये 15 सालों में आप ये अपनी 16,000 की SIP से करीबन 75 लाख 75 लाख के आसपास आप जुटा पाएंगे ये 8 फंड से। डाइवर्सिफिकेशन सही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू करिए, डाइवर्सिफिकेशन सही है आपका और अकॉर्डिंगली ही आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपना निवेश को बना के रख भी सकते हैं। अब आपकी तरफ से विरल सर जो टॉप 4 फंड आप चुन के लाएं। मार्केट अगर यहाँ से मार्केट में एंट्री अगर लेनी है, करना है, तो एक कॉन्ट का वैल्यू फंड मैं सजेस्ट करूँगा। HDFC फोकस फंड काफ़ी कम स्टॉक्स का वाला पोर्टफोलियो 25 to 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ से एंट्री करना। महिंद्रा का लार्ज और मिड कैप में भी एक्सपोजर लेता है, लार्ज कैप स्टॉक्स में भी लेता है, तो महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हैं। और सारे एसेट्स को अगर कवर करना है, गोल्ड है, इक्विटी है, डेट है, तो टाटा का एक मल्टी एसेट फंड है जो हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, उसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं। तो टाटा का मल्टी एसेट फंड, अगर आप सारे एसेट्स में निवेश करना चाह रहे हैं तो महिंद्रा का सारे एसेट के अंदर सारे कैप में निवेश करना चाहते हो तो लार्ज मिड कैप आप महिंद्रा लार्ज कैप मिड कैप फंड से कवर कर लेंगे। टॉप कुछ कंपनीज में अगर फोकस करना चाहते हो तो HDFC फोकस फंड पे आप फोकस करिए। और क्वांट का वैल्यू बाय, अगर आप वैल्यू कुछ ढूंढना चाह रहे हैं तो क्वांट का वैल्यू फंड भी आपके लिए रहेगा। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया विरल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आज स्टूडियो आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और खबरों का सिलसिला लगातार CNBC आवाज़ से बना रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।